आज हम पाठ 7 विचरण में विचरण का दूसरा प्रकार प्रतिलोम विचरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रत्यक्ष विचरण पढ़ा था। प्रत्यक्ष विचरण के यहाँ कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, वो एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोगों को इसका एक ओरल छोटा सा देना है। इसमें क्या करना होगा, प्रत्यक्ष विचरण का परिभाषा बोलना है और प्रत्यक्ष विचरण के उदाहरण बोलना है। प्रत्यक्ष विचरण के उदाहरण में कोई भी दो राशियां उदाहरण में बोलना है और बताना है कि इसमें क्या होता है और इसमें किस प्रकार का विचरण है। जैसे यहाँ बोला जा रहा है, लाइन से सारे उदाहरण लिखे गए हैं। आप लोग को फेयर नोटबुक में एक बार ये पहले लिखना है। ये जो इस वीडियो में ये वाला भाग पहले करना है। तो इसमें उदाहरण क्या दिया गया है, कापियों की संख्या और कापियों का मूल्य। पहला उदाहरण है कापियों की संख्या और उसका मूल्य। कापियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका मूल्य भी बढ़ता जाएगा, इसलिए इन दोनों में प्रत्यक्ष विचरण का संबंध है। दूसरा उदाहरण, मजदूरों की संख्या और मजदूरी। जैसे जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ाते जाएंगे उनको दी जाने वाली मजदूरी भी बढ़ानी होगी, ज़्यादा देनी होगी, इसलिए मजदूरों की संख्या और मजदूरी में प्रत्यक्ष विचरण का संबंध है। तीसरा उदाहरण है वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे वृत्त की परिधि भी बढ़ती जाएगी, तो इन दोनों में प्रत्यक्ष विचरण का संबंध है। चौथा है वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा, इन दोनों में प्रत्यक्ष विचरण का संबंध है। नेक्स्ट, कार में भरा गया पेट्रोल और कार द्वारा तय की गई दूरी। कार में जितनी ज़्यादा पेट्रोल होगी उतनी ज़्यादा हम दूर जा सकते हैं, इसलिए इन दोनों में प्रत्यक्ष विचरण का संबंध है। नेक्स्ट, मूंगफली की कीमत और मूंगफली का वजन। यदि हम मूंगफली खरीदने जा रहे हैं और हम यदि कम पैसे दिए तो कम मात्रा में कम वजन में मूंगफली मिलेगा, और यदि हम अधिक पैसे दे रहे हैं, थोड़ा अधिक पैसा बढ़ा कर दे रहे हैं, तो वजन बढ़ाकर मूंगफली हमें मिलेगी। तो इन दोनों में हमारा प्रत्यक्ष विचरण का संबंध है। द्रव का दाब और द्रव की गहराई। द्रव की गहराई जितनी ज़्यादा होगी द्रव का दाब अधिक होगा। उदाहरण के रूप में पानी की बड़ी टंकी और ग्लास में भरे गए पानी से तुलना कर लो। ग्लास की गहराई कम है तो वहाँ पानी की दाब कम है। पानी भरा जो बड़ा टंकी होता है उसमें गहराई अत्यधिक है तो पानी का दाब भी अत्यधिक है, इसलिए यहाँ पे द्रव के दाब और द्रव की गहराई में प्रत्यक्ष विचरण का संबंध है। वाहन में भरे गए पेट्रोल और पेट्रोल की कीमत। वाहन में हम यदि 1 लीटर पेट्रोल भर रहे हैं तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत देनी होगी, और यदि बढ़ाकर हम 5 लीटर 10 लीटर 50 लीटर भर दे रहे हैं तो यानी पेट्रोल ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा देनी होगी। तो इन दोनों में हमारा प्रत्यक्ष विचरण का संबंध है। दूध की थैलियाँ आती हैं, अमूल का दूध या और कोई भी दूध होती है घरों में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो थैलियों में दूध मशीन से भरी जाती है। तो यदि दूध की थैलियों की संख्या बढ़ा देते हैं तो थैलियों में दूध भरने में लगा समय भी बढ़ जाएगा। थैलियों की संख्या जितना ज़्यादा अधिक, दूध भरने में लगा समय भी अत्यधिक होगा। तो इन दोनों में प्रत्यक्ष विचरण का संबंध है। प्रत्यक्ष विचरण में हमने एक सारणी देखा था जब हम पढ़े थे, तो उसमें पहली राशि को x और दूसरी राशि को y लेकर हमने x में y से भाग दिया था, तो दोनों का अनुपात जहाँ भी कर रहे थे सब जगह स्थिर आ रहा था, स्थिरांक को k माना था। तो हमारा जो प्रत्यक्ष विचरण का चिन्ह हमने ऐसे बताया था, x विचरण या अल्फा, प्रत्यक्ष विचरण अल्फा y के साथ है, और अनुपात निकाला था x/y बराबर k, और ये कहलाया हमारा विचरण का अचरांक, और विचरण का समीकरण हो गया y का इधर गुणा कर दो तो x बराबर k गुणे y। ये 3 महत्वपूर्ण चीज है। इतना सब हमारा पिछला भाग है, हमने रिवीजन कर लिया और ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये सब तुम्हें ओरल एग्जाम में बोलना है, ये सारे पॉइंट प्रत्यक्ष विचरण के उदाहरण में। इस हफ्ते तुम्हारा ओरल प्रत्यक्ष विचरण का होगा। हर हफ्ते कुछ न कुछ ओरल दिया जाता है, तो इस हफ्ते का ओरल यहाँ से यहाँ तक का है। ये ओरल एग्जाम के लिए दिया गया है।
नेक्स्ट हम प्रतिलोम विचरण का एक सारणी देखते हैं जिसमें उदाहरण लिया गया है कतार में छात्रों की संख्या और कतारों की संख्या। जैसे स्कूल में जब तुम लोग पढ़ रहे थे तो पीटी करवाने के लिए ग्राउंड में ले जाते थे, तो वहाँ पर किसी भी तरह नहीं खड़ा होना होता, बच्चों को बोला जाता था कि कतार में या लाइन में खड़े हो जाओ। तो यदि लाइन में हम विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा दें तो कम लाइन बनती थी, यानी कम जगह में 2 लाइन में काम चल जाता था। यदि जगह अधिक है तो बच्चों की संख्या कम कर देते थे। बच्चों की संख्या जैसे हमने कम किया, कतारों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम उदाहरण दे सकते हैं कि यहाँ पर जैसे पहले हमने 60, पहली कतार में 60 लिया है तो बच्चों वहाँ पे कतारों की संख्या 4 हो गई। अब अगर हम बच्चों की एक कतार में 40 लिए हैं तब कतारों की संख्या क्या हो गई, बढ़ रही है। उसी तरह से आगे हमने यहाँ 24 थी, 40 का 24 कर दिया। कतार में खड़े होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अब 24 है, तो यहाँ कतारों की संख्या बढ़ गई है। अब ये राउंड की इसलिए किया गया है क्योंकि किताब में यहाँ पर 6 लिखा गया था, तो उसको हटा के 10 बना लेना है। तो ये करेक्शन के लिए गोल किया गया है, वो किताब में ठीक कर लेना है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये जो कतार में खड़े होने वाले छात्रों की संख्या घट रही है वैसे वैसे कतारों की संख्या बढ़ रही है। तो दोनों में विपरीत का विलोम का संबंध आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पहली राशि को x मान लिया, दूसरी राशि को y मान लिया, और हम 2 क्रिया करेंगे, या तो x में y का गुणा करेंगे या तो x में y से भाग देंगे। तो यहाँ इस क्रिया में हमने x का y से गुणा करके उत्तर निकालने का कोशिश किया। तो चलो यहाँ उत्तर निकालते हैं। 60 में 4 का गुणा करेंगे तो 240, 40 में 6 का गुणा करेंगे तो 240, 24 गुणे 10 240, 10 गुणे 24 240, 12 20 240, 8 30, 8 छात्रों की संख्या है, 30 कतार बन देगा 240। मतलब x और y का जब गुणा करते जा रहे हैं तो x गुणे y बराबर स्थिरांक आता जा रहा है। यदि हम x में y से भाग दें तो वह मान स्थिर नहीं आएगा, तुम लोग चेक कर सकते हो। 60 में हमने 4 से भाग दिया तो यहाँ 15 आया, 40 में 6 से भाग दिया तो यहाँ 6.66 लगभग आएगा, और ये सब में भी 24 में 10 से भाग दिया तो 10 से भाग दिया तो 2.4 आ जाएगा। ये भी दशमलव में है। इस तरह से उत्तर निकाल के खुद चेक कर सकते हो तुम लोग। यहाँ मैंने 2-3 बता दी हूँ। तो हम देखते हैं कि x बटे वाई, जो x बटे वाई हम पहले प्रत्यक्ष में निकाले थे ना अनुपात, तो x बटे वाई यहाँ पर स्थिर नहीं है, लेकिन x गुणे वाई करते हैं तो स्थिर अंक आ रहा है। तो इसके आधार पर हम आगे समीकरण बना सकते हैं। हमने ये तो देख लिया कि जैसे जैसे ये पहली राशि घट रही, घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, वैसे दूसरी राशि यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में विलोम का संबंध है या प्रतिलोम का संबंध है। तो आगे इसी पर परिभाषा बनाइए कि यदि दी गई 2 संख्याओं में पहली संख्या बढ़ रही हो और दूसरी संख्या उसी अनुपात में कम हो रही हो, या पहली संख्या कम हो रही हो और दूसरी संख्या उसी अनुपात में बढ़ रही हो, तो दोनों संख्याएं प्रतिलोम विचरण में थी हैं। तो ये प्रतिलोम विचरण का संबंध है। और प्रतिलोम विचरण का समीकरण निकालना है तो ये ऐसे लिखेंगे हम, x गुणे y, गुणे के लिए हमने इधर डॉट लगा दिया, बराबर ये 240 क्या आ रहा है, स्थिरांक आ रहा है, तो हम लिखेंगे स्थिरांक है। ये बार बार वही अंक आ रहा है, स्थिर अंक, स्थिरांक आ गया। तो इसको आगे चल के हम x डॉट वाई बराबर क्या लगे उसको मान लेंगे k। फिर हम क्या करेंगे, y का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, तो x बराबर k बटे y। इसके बाद क्या करेंगे हम, k गुणे 1 बटे y। तो ये जो k को एक तरफ कर लिया, y नीचे है ऊपर 1 है, तो k गुणे 1 बटे y। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर इसमें विचरण का चिन्ह लगाना है तो बराबर और k जो स्थिरांक है उसको हटाना होगा, तो उसको हटाते ही यहाँ पर आ जाएगा विचरण का चिन्ह अल्फा 1 बटे y।
तो राशि क्या हो गई हमारी, पहली राशि x है और दूसरी राशि 1/y है और उनके बीच अल्फा विचरण का चिन्ह है। लेकिन बोलते समय हम क्या बोलेंगे कि x और y में प्रतिलोम विचरण का संबंध है। तो यहाँ पर जैसे तुमने प्रत्यक्ष विचरण और प्रतिलोम विचरण में अंतर देख सकते हो। प्रत्यक्ष विचरण का चिन्ह जब था तो x अल्फा y था, प्रतिलोम विचरण का जब चिन्ह आ रहा है तो x अल्फा 1/y। तो तुम्हें ये अंतर पहचानना होगा, x और y साथ में ऊपर की दिशा में हो और अल्फा लगा तो ये प्रत्यक्ष विचरण है, और x के सामने 1/y है और बीच में अल्फा लगाओ अर्थात विचरण का चिन्ह लगाओ तो x और y में प्रतिलोम का संबंध होता है। तो यहीं पर हम ध्यान से देखें तो हमारा विचरण का अचरांक भी आ गया है और विचरण का समीकरण भी आ चुका है। तो विचरण का यहाँ ये समीकरण क्या लिखेंगे हम, ये हमारा हो गया चिन्ह, प्रतिलोम विचरण का चिन्ह। ये सब महत्वपूर्ण है। जो हमने यहाँ प्रत्यक्ष विचरण का चिन्ह देखा था वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रतिलोम विचरण का चिन्ह। दूसरा हम क्या देखेंगे, विचरण का अचरांक जो है, विचरण का अचरांक ये हमारा इस इक्वेशन से हमें समीकरण से मिलेगा। विचरण का अचरांक k होता है और k बराबर यहाँ क्या है, x गुणे y। अचरांक मतलब अचर, तो जब हमने x और y को गुणा किया था तो विचरण का अचरांक आया था। तो ये विचरण का अचरांक दिए गए सवाल में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विचरण का अचरांक ज्ञात करो तो ये सूत्र तुम्हें याद आना चाहिए। और विचरण का समीकरण, ये हमारा जो है विचरण का समीकरण है, विचरण का समीकरण कौन से विचरण का ये चल रहा है, प्रतिलोम विचरण का। प्रतिलोम विचरण का ये चिन्ह है, ये प्रतिलोम विचरण का अचरांक है और ये प्रतिलोम विचरण का समीकरण है। तो 3 मैंने यहाँ भी लिखा है और 3 यहाँ भी लिखा है। इस पाठ के ये महत्वपूर्ण भाग है, ध्यान से समझना है और नोटबुक पर नोट करके अच्छे से इसे याद करना है। प्रत्यक्ष विचरण का चिन्ह यहाँ पर x अल्फा y है, तो प्रतिलोम विचरण का चिन्ह है x अल्फा 1/y है। विचरण का अचरांक प्रत्यक्ष विचरण में x/y बराबर k था। अच्छा, तो यहाँ प्रतिलोम विचरण में x गुणे y बराबर k है। और विचरण का समीकरण प्रत्यक्ष विचरण में क्या था, x बराबर k गुणे y था। तो इसी का ठीक विपरीत आएगा कि विचरण का समीकरण यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर k/y। यहाँ k गुणे y है और यहाँ k/y है। तो दोनों में अंतर आसानी से समझ सकते हो जब ये आमने सामने लिखा होगा। तो ध्यान से इसे नोट कर लेना है।